अच्छा, इस पुस्तक को सामान्य व्यक्ति को या परिवार में जो या गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं, उनको पढ़ने क्यों चाहिए? कई ऐसे माता पिता हैं हाँ। जिनका अपनी संस्कृति, अपने परिवार से बहुत एक कनेक्ट ही छूट गया, जी। तो वो एटलीस्ट पहली स्टेप ले सकें। इसलिए उसके कवर पेज में भी हमने ये लिखा था, स्टेप फॉरवर्ड टू द हायर ऑर्डर पर्पस। कोई पेरेंटिंग के बारे में बताता नहीं। पहले के समय तो क्या है, लोकगीत, लोक कथाओं के माध्यम से संयुक्त परिवार थे, तो देखने में आता था कि हाँ ये एक तरीका है पेरेंटिंग करने का। अब वो लोगों के पास इनफॉर्मल चैनल भी है ही नहीं जहाँ से वो इस बारे में सीख सके। नमस्ते। आज एक नई विषय को लेकर के हम संगम टॉक्स पर उपस्थित हुए हैं और आज की जो चर्चा है वो बहुत ही यूनिक होने वाली है। आज हमारे साथ अंकुर जोशी जी मौजूद हैं, जो लेखक हैं और वर्तमान समय में सहायक प्रोफेसर के तौर पर बनस्थली विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं, कार्यरत हैं। नमस्ते अंकुर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, धन्यवाद, ठीक हूँ। इन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शास्त्रीय पेरेंटिंग। ये आप देख सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। तो इसी विषय पर आज चर्चा होगी अंकुर जी के साथ। अंकुर जी, आपका झुकाव कैसे अध्यात्म की ओर और पेरेंटिंग की ओर और कल्चर की ओर झुका? आप बल्कि मैनेजमेंट और एमबीए के छात्र रहे हैं और उसी के प्रोफेसर हैं, तो बजाय किसी एमएनसीज में वर्क करने के आपका झुकाव कैसे इस ओर आया? आप बताएंगे और आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए। अभी तो मैं बनस्थली में कार्यरत हूँ 2015 से। उसके पहले मैंने एमडीआई गुड़गांव जो है वहाँ से फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट किया था। तो वहाँ पे मेरा रिसर्च ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पर ही था, क्योंकि इस तरफ एक नेचुरल इंक्लिनेशन था। तो पर पता नहीं था कि रिसर्च होती कैसे है एकेडमिक वर्ल्ड में इन चीज़ों के ऊपर, ग्रंथों शास्त्रों में। तो वहाँ पे उस तरह का अवसर प्राप्त हुआ और इसके ऊपर रिसर्च करने का सौभाग्य मिल सका। और उसके कहीं कुछ बीज, मतलब मैं वहाँ ऐसे पहुँचा कि जब मैं इंजीनियरिंग में था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी, तो करते करते उस समय जब एक दिन ऐसे ही मन में विचार आया कि कोई भी जो उचित होता है, जो अनुचित होता है, उसको कहने की, उसको बोलने की शक्ति अंदर नहीं है। शारीरिक शक्ति है किसी गलत को करने की, लेकिन मानसिक शक्ति नहीं। तो ये एक प्रश्न मेरे मन में उठा था किसी दिन, और उसी के बाद हमारा कुछ सेमेस्टर ब्रेक हो गया। तो ऐसे ही उस समय इतना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ये सब तो होता नहीं था, तो जब खाली समय होता था तो किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक पतली किताब हाथ में आ गई जिसका नाम था बाल संस्कार। तो उसमें उसी का था कि युवाओं में जो मानसिक शक्ति का अभाव है, उसका रास्ता जो है वो अध्यात्म से होके निकलता है। तो फिर कुछ ऐसी गीता प्रेस की किताबें पढ़ने में आई, कल्याण है, और कुछ स्वामी विवेकानंद के कुछ ग्रंथ थे, और ऐसे अलग अलग ग्रंथों का जब अध्ययन करना, तो वो अंदर से जो एक तरह से जो हम बोलते हैं ना कि वैक्यूम जो था, उस उन प्रश्नों के उत्तर मिलने लग गए। और फिर पीएचडी करते समय गुरुकुल जाना हुआ, ग्रंथों का अध्ययन करना हुआ, तो और भी जो साथी लोग थे हमारे वहाँ पे, उनसे बातचीत हुई। फिर उसके बाद तो और उसी तरह के लोगों से और मिलना जुलना बढ़ता चला गया, क्योंकि जिस क्षेत्र में काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे वो रहा। तो बाकी परिवार में ये था कि परिवार में इस तरह का शुरू से ही माहौल था। बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन उस तरह का दिशा उस तरफ थी कि मतलब एक जो बोलते हैं ना, भूमिका, एक फाउंडेशन उस तरह की थी। हमारे दादा परदादाओं की कहानियाँ जो हम सुनते थे, जो घर में बताई गई, तो उनका जीवन भी इसी अनुरूप रहता था। तो वो एक तरह से जब ये सब समझ में आया तो लगा कि हम तो वही कार्य कर रहे हैं जो हमसे अपेक्षित है जी। तो इस तरह से ये चल पड़ा, और इसी से फिर वो संस्कृति के अलग अलग स्वरूपों से जुड़ गया, और फिर ये पेरेंटिंग वाला भी इसी में जुड़ गया। ऐसा मतलब पहले तो इस किताब को लिखने की जो आपको मोटिवेशन मिला, वो कैसे मिला और क्यों आपने ये लिखना चाहा, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? तो ऐसा था कि हम विद्या के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। तो जब मैं अपनी थीसिस लिख रहा था आज से 10 साल पहले, वो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पर थी। तो उस समय बात आई कि जो विद्यार्थी होता है या कोई बालक है, बालिका है, उसके ऊपर एक तरह से 3 दिशाओं से फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं, और वो भी 3 दिशाओं में फोर्स लगाते हैं।
एक तो हो गए स्कूल या पढ़ने के जो स्थान है जहाँ टीचर हैं, आचार्य हैं, गुरुजन हैं। एक है परिवार जहाँ पे माता पिता बाकी लोग रहते हैं, और एक जो हमारी गवर्नेंस सिस्टम है जो गवर्नमेंट एक तरह से, और मीडिया जितना भी ये थर्ड है। तो ये तीन फोर्सेस के बिल्कुल मध्य में वो रहता है। अब हमारी जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020, वो स्कूल पार्ट और गवर्नेंस वाले पार्ट पे तो कार्य हो रहा है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जी उनके संदर्भ में बहुत कम काम हो पा रहा है। और एक तरह से हमारे जो बच्चे हैं, जो बालक बालिकाएं हैं, उनका लालन पालन जो है वो माता पिता से कम और इंस्टीट्यूशंस के भरोसे ज़्यादा हो रहा है। जी तो उनके लिए क्या, तो ये एक प्रश्न था दिमाग में हमेशा से। और दूसरा जो उसका भाग था वो वाला था कि उन पेरेंटिंग का उनका जो रोल है, उस रोल के लिए उन्हें कौन तैयार कर रहा है। जी ना हमारे घर परिवारों में ऐसी चर्चा हो रही है, ना हमारे स्कूल कॉलेजों में ऐसा कुछ पढ़ाया जाए। बहुत कम जगह पेरेंटहुड और उससे रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई है। तो घरों परिवारों में इनफॉर्मल वे में ये डिस्कशन सब बंद हो गए, जी और ऑर्गेनाइज्ड वे में तो कहीं पर थे ही नहीं। थे ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक वैक्यूम जैसा नजर आ रहा था। शास्त्रीय पेरेंटिंग है क्या, आप इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएंगे, और इसमें संस्कारों की क्या भूमिका है? हाँ जी। सो पेरेंटिंग तो खैर ये अंग्रेजी शब्द है, तो हम तो अगर उसके देखें तो शास्त्रीय का उसके आगे जोड़ने का ये मतलब कि अपने जो शास्त्र, अपने जो संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, उनके अनुरूप माता पिता किस तरह से अपना जीवन जी सकते हैं, स्वयं का जीवन। एक है पेरेंटिंग का नाम सुनते जाता है कि माता पिता बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे है कि माता पिता अपने स्तर पर खुद के लिए सबसे पहले किस तरह की तैयारी करें, और फिर जिससे कि वो संस्कार बच्चों में जा सकें। तो अपने शास्त्रों में सबसे मुख्य बात जैसे जो एक आचार्य जो एक शब्द होता है, तो आचार्य का अर्थ ही ये होता है कि जो आचरण से शिक्षा दे। जो मैंने पुस्तक में भी शुरुआत में उसी से बात की कि जब मैं गुरुकुल गया था अपनी थीसिस करते समय गुरुकुल के ऊपर, तो वहाँ पे एक माता जी मिली, डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी। उन्होंने पहली बात सबसे पहले ये की थी कि सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है, हम तुमको कोई बाहर से कोई शिक्षा नहीं दे रहे। हमारा दायित्व है कि तुम्हारे उस आत्मज्ञान के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो धूल जमी हुई है, उसको हटाना। तो वो हो इसलिए पाता है क्योंकि जो गुरु हैं वो अपने जीवन में आचरण वैसा रखते हैं। और अपने शास्त्रों में तो आचार्य से भी ऊपर माता पिता का स्थान है, और पिता से ऊपर माता का। तो ये आचरण के, अपना आचरण उस अनुरूप करना जिससे कि बच्चों में उस तरह के संस्कार जाएं। तो ये शास्त्रीय पेरेंटिंग का आधार है, जो अपने मतलब शास्त्र सम्मत जो बातें हैं उसमें। और संस्कार का क्या इसमें रोल है? हाँ, तो फिर संस्कार का ये है कि अब जैसे इसमें थोड़ा सा अगर मैं वेस्टर्न साइंसेस की भी कुछ पार्ट इंक्लूड करूंगा प्लस अपने शास्त्रीय उसमें, तो इसमें कुछ विधाएं ऐसी बन गई। किसी का कहना है कि बिल्कुल हार्ड बाउंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चे के जीवन के लिए। एक विधा कहती है कि बिल्कुल ही छोड़ दो उनको, जैसा वो करना चाहे। तो अपने शास्त्र संस्कारों का बड़ा एक बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, लालयेत पंचवर्षाणी ताड़येत 10 वर्षाणी। 5 वर्ष तक के बच्चे का बिल्कुल लालन पालन होना चाहिए, जैसे एक राजकुमार हो। लेकिन उसके बाद अगले 10 वर्ष तक ताड़न मतलब मारपीट नहीं, मतलब अनुशासन होना। और फिर प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, फिर मतलब जो 16वां वर्ष लग जाए, मित्रवत आचरेत, फिर उसके बाद उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो संस्कार का, फिर अपने जो 16 संस्कार हैं, अगर आप देखें तो इसमें से विवाह जो है वो 15वां आता है, बाकी 14 जो है वो शुरू के इसमें आ जाते हैं, बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाते हैं। तो ये 16 संस्कार में से अधिकतर चीज़ें जो है वो माता पिता के खुद के करने की होती है। जब मतलब कंसेप्शन के पहले, फिर जब वो पेट में रहता है बालक, तो सभी जो संस्कार हैं, जन्म होते ही नामकरण हो गया, फिर जो मुंडन होता है, फिर वो उसका यज्ञोपवीत होता है, उसके बाद विवाह आता है। तो विवाह तो 15वां है, तो 16 में से 14 तो उसी जीवन। तो आप देखिए ये संस्कारों का जो खेल है, मतलब एक वजह कि जन्म ना जाए ते शूद्रो संस्कारात् द्विजोच्यते, कि संस्कारित व्यक्ति ही द्विज की श्रेणी में आता है। तो संस्कार का अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में देखना चाहें तो व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए परिष्कृत करना। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही
हो जाती है धीरे धीरे। तो ये अच्छा, अभी आपने पेरेंटिंग की बात करी और कहा कि जब 16वें वर्ष में वो मतलब बच्चा आ जाता है तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। हमारी जो सिस्टम रहा है उसमें ये लूप होल आना प्रारंभ कब हुआ? शायद पहले तो पेरेंटिंग ऐसी ही हुआ करती होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको कब लगा कि बीच में आना मतलब प्रारंभ हुआ, लूप होल्स आए? क्योंकि देखिए, अब पेरेंटिंग जितना मैं देखता हूँ या तो बिल्कुल ही ज़्यादा मित्रवत व्यवहार है या बिल्कुल ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। हाँ, तो ये बैलेंस, हालांकि मतलब अगर इसमें हम ये देखें तो पहले भी ऐसा होता आया है, भूतकाल में भी ऐसा हुआ था, वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है, पर जो मासेस में ये आ जाता है। अब जैसे अगर हम देखें तो जो धृतराष्ट्र थे, उनका जो व्यवहार था दुर्योधन के प्रति, तो वो बिल्कुल एक अलग ही अलग। एक्सट्रीम जी। एग्जाम्पल है। ऐसे ही तो सब तरह के लोग हर युग में आते जाते रहते हैं, लेकिन मासेस के बिहेवियर की अगर हम बात देखें तो पिछले मतलब विशेषकर ये जो आज़ादी के बाद जब से ये अमेरिकन वेव आई, मतलब ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम जो स्कूलिंग में आई, और इनफैक्ट ब्रिटिशर्स की जो हम मैकॉले का नाम लेते हैं, अभी सब लोग कर रहे हैं, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है ये खुद इनका नहीं था। जी। तो मैं और थोड़ा सा अगर पीछे चलूँ तो ये प्रशिया से आया है। जो अभी हमारी करंट स्कूलिंग सिस्टम है ये एक्सट्रीम डिसिप्लिन वाली, तो मिलिट्री ट्राइब ट्रेनिंग जो है वो प्रशियन मिलिट्री सिस्टम आज दुनिया में फॉलो होती है, और प्रशियन स्कूलिंग सिस्टम ही फॉलो विद। तो ये पहले प्रशिया से ब्रिटेन और अमेरिका में गई। एक बहुत सुंदर किताब है वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन, हाँ। जो जॉन टेलर गट्टो ने लिखी थी। तो वो बताते हैं कैसे कि प्रशिया की एजुकेशन सिस्टम ने अमेरिका की एजुकेशन, ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम को खराब किया। वहां भी बचपन में उसी तरह से होता था। तो ये 1850 के आसपास से ये सारा खेल विदेशों में भी शुरू हुआ, और हमारे यहाँ भी अब ये आना शुरू हो गया। अब आप देखिए कहीं भी शास्त्रों में इतनी आप पढ़ेंगे, कहीं भी ये नहीं होगा किसी माता पिता ने बालक को मारा हो, पीटा हो, लेकिन अनुशासन तो रखा बिना मारपीट के। मतलब हाथ उठाना तो सवाल ही नहीं था, लेकिन पिता का या माता का बच्चे की तरफ आंख उठा के देख लेना मात्र ही सब कुछ हो जाता था। तो वो सुंदर अनुशासन था, पर वो प्रेम के साथ था। जैसे एक श्री अनीश जी हैं, उनकी एक बहुत सुंदर किताब है लेट दी मड सेटल। जी। उसमें उन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा अनकंडीशनल लव का, कि बच्चा चाहे जो भी करे, गलत काम करे, सही काम करे, अच्छा काम करे, तो वो उसको जो उसकी सांत्वना मिलनी चाहिए, उसकी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, या उसको डांटना चाहिए, उसका अनकंडीशनल लव से कोई संबंध नहीं है। तो स्ट्रिक्टनेस अब रहे, लेकिन स्ट्रिक्टनेस का ये मतलब नहीं कि उसके प्रति प्रेम नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा तालमेल है कि मतलब आपके प्रति प्रेम तो पूर्ण बना रहे, लेकिन वो स्ट्रिक्टनेस से रहेगा। तो ये आपका जो प्रश्न था कि कब से छूटा, तो हमने ये स्कूलिंग जो कॉन्वेंट स्कूलिंग आई, फिर वहाँ पे मारपीट शुरू हो गई, और वही लगा कि घरों में भी तो एक फेज आया, आप देखेंगे कि मारना पीटना जो है वो सही माना जाता था जी। कि हाँ 2 बार। और फिर अब उसके अपोजिशन में आ गया कि बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, मतलब गाल पे अगर इतना सा भी कर दिया तो वो हैरेसमेंट हो गया। जी। तो ये दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों एक्सट्रीम है। और ये इसकी शुरुआत तो 1850 के आसपास हुई थी, पर इसने अब ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इसने अलग ही रूप ले लिया। और ये जो मीडिया का जो चला तंत्र, उसने ये तो अब एक्सट्रीम्स में आ गया सारा खेल। तो एक वो जो फाइन बैलेंस है, वो फाइन बैलेंस खत्म हो गया। अच्छा, इस पेरेंटिंग में अध्यात्म का क्या रोल रहता है? अध्यात्म का तो आधार ही वहीं से आता। बिल्कुल। क्योंकि जैसे हमने सबसे पहले बात की थी कि दोनों तरफ का, या तो बहुत ज्यादा लिबरल पेरेंटिंग जो आजकल वोकिज्म वाला है ना, वो एक रास्ता है। दूसरा बिल्कुल स्ट्रिक्ट कि बच्चा चू भी ना कर सके। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम है, ये सारा इसका अगर आप मूल में देखें तो ये आ सकती है कि पॉजिटिवनेस जो आजकल है ना, ऑब्सेशन बच्चों के प्रति पेरेंट्स की भी पोजेशन हो जाता है। वो बच्चा कुछ अच्छा भी कर रहा है तो बिल्कुल उसकी जीवन बिल्कुल ऐसा परफेक्ट हम मशीन प्रोग्राम की तरह बनाएंगे। कुछ को होता है कि जो कर रहा है वो दोनों तरह के ऑब्सेशन है ये जी। ओवरलिव। तो ये मूल में है आ सकती कि हम इसके माता पिता हैं। तो अपने शास्त्रों में अगर देखा जाए तो जब व्यक्ति अध्यात्म में जाएगा पेरेंटिंग के एंगल से, तब उसको पता रहेगा कि भाई ये जो बालक है ये एक जीव आत्मा है जी। जिसका
हमारे माध्यम से मनुष्य रूप में, मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। तो ये कोई हमारी क्रिएशन, हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है हमारा ये। अच्छा, मैं बीच में ही एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या अभी जो पेरेंटिंग, जैसा आपका भी मानना है, वो शास्त्रीय तौर पर बहुत रेयर देखने को मिलती है, इसका कारण न्यूक्लियर फैमिली भी है क्या? हाँ, तो मतलब पहले फैमिली परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था। मतलब मैं, मेरे 3 दादा, फिर उसके बाद 3 बड़े पापा, यहाँ से मतलब 7-8 लोग, फिर उसके बाद 5-7 बुआ लोग, इतना बड़ा परिवार हुआ करता था। और मुझे याद है कि मतलब बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, और डिप्रेशन और ये मारपीट तो छोड़ ही दीजिए, मतलब ये सब नहीं हुआ। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण पेरेंटिंग उस हिसाब से नहीं हो रही है आजकल? हाँ, ये भी एक बड़ा कारण है। तो अध्यात्म वाले पॉइंट पे हम आ जाएंगे वापस, इसको पहले ले लेते हैं। हाँ। तो इसका भी बड़ा कारण रहा, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि कोई बुआ, चाचा, दादा, बहुत बड़ी मामा, फैमिली होती थी। तो अब पहले जो लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे 10-15 लोगों का, और संयुक्त परिवार ना हो तो पूरा गांव में जो है वो सभी आसपास के रिश्तेदार होते थे। जी। तो सभी लोग एक दूसरे को देख रहे होते थे, जानते पहचानते थे, बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती थी। तो अब वो संयुक्त परिवार से जब ये न्यूक्लियर उसमें आए, तो कि हम एक तरह से एक्सक्लूसिविज्म वाला कॉन्सेप्ट आता चला गया कि भाई पहले हम दो, हम हमारे दो, हमारे वो चला। फिर उसका हम दो हमारा एक, अब कोई भी अब नहीं। एक भी नहीं, और वो दो भी साथ में नहीं। तो ये जो एक्सक्लूसिविज्म वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसने आया है, तो वो तो आया ही, प्लस हमारे से ऊपर कोई है नहीं। तो जो माता पिता को लगने लगा कि ये जो पोजीशन है कि ये हमारा ही बच्चा है, जबकि वो पूरा गांव का हुआ करता था या संयुक्त परिवार में सबका हुआ करता था, तो अब वो तो छूट गया। तो वो एक तरह से और ज्यादा ओनरशिप और एंटिटी की, ये तो हमारी एंटिटी है हमारा, और वो बड़ा। और दूसरा ये आप देखिए कि अभी जब से हम दो हमारे दो ये सब है, तो अब किसी एक बच्चे के लिए आप सारे रिश्ते नाते भी नहीं ला सकते। या तो बुआ होगी या काका होंगे, दोनों तो बहुत मुश्किल है कि किसी बच्चे के काका चाचा भी हो और बुआ भी हो। ये बहुत रेयर एंटिटी, क्योंकि अधिकतर लोगों के या तो एक या दो ही बच्चे, तो सारे रिश्ते नाते भी उसको आप दिखाई नहीं सकते। तो वो फिर वो और संकुचित हो गया उसका एक तरह से दायरा बालक के लिए। तो बालक, अब बच्चा तो छोटा है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो तो उन दो को ही सब कुछ समझता है। तो बच्चे का भी दिमाग में वो वृहद स्वरूप नहीं आ पाता। तो परिवार का तो उसमें हो रहा। दूसरा, जो हर व्यक्ति का परिवार में अलग अलग दायित्व होता है। अब जैसे एज अ पिता, कोई पिता है तो उनका अलग लेवल की उससे बालक की वो नर्चरिंग कर पाते हैं। माता अलग तरह से कर पाती है, दादी अलग से तरीके से कर पाती है, दादा अलग तरह से कर पाते हैं, काका काकी अलग तरह से कर पाते हैं। कोई उसके साथ खेलते हुए उसको बताता है, कोई उसके साथ स्ट्रिक्ट रह के करता है, कोई तो कुछ सुनाते हुए, कोई कथाएं सुना, कोई हमेशा प्रेम करेगा, कोई थोड़ा सा दूरी बनाकर। तो बालक का समग्र विकास हो पाता था। आजकल हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर पाते हैं। तो वो हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, हर व्यक्ति का अलग अलग रोल होता है। कई बार देखते हैं कि जो पिता के रूप में बड़े लिबरल थे, वो दादा के रूप में बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या पिता के रूप में बड़े स्ट्रिक्ट है तो पोते के साथ बड़े लिबरल रहते हैं। तो वो पूरा एक गैप चला गया। और मीडिया ने इसमें जो जिसको बोलते हैं आग में घी डालने का काम करा। अब जैसे कई सीरियल हैं, नाम लेना तो उचित नहीं रहता, जिनको फैमिली शो के नाम से बताया जाता है, वहाँ पे जो है वो बच्चा अपने पिताजी से बहुत खराब बात व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो कॉमेडी शो है और वो देख के परिवार के सब लोग हंस रहे हैं। कहीं पर दिख रहा है कि पिता जो है वो किसी पास में रहने वाली महिला के साथ थोड़ा अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, उसको देख के सब टीवी पे देख के पूरा परिवार साथ में बैठ के हंस रहा है। बच्चे को लगता है कि ये स्वरूप सही है, ये करने योग्य चीज है, तो क्योंकि वो हंसता हुआ देखता है तो उसको लगेगा अच्छा, मतलब ये हाँ, जैसे मनुष्य स्वभाव सिग्नलिंग है कि अगर आप किसी चीज पे हंसे, मतलब वो बच्चे के लिए और करने योग्य चीज है। तो मीडिया ने उसको उस रूप का वो दे दिया। तो वो जो गैप था, जो संयुक्त परिवार के अलग अलग स्वरूप में बहुत सात्विक रूप में आता, वो गैप जो है वो टीवी ने फुलफिल किया। तो अब वो अलग ही दिशा में चीजें चली गई। और वो अध्यात्म की जो पिछला वाला पॉइंट आ रहा था, हाँ। तो वो जो वैक्यूम था अध्यात्म का, एक तरह से वैक्यूम ही है वो। तो उसमें माता पिता वो को अब कितने ही आप युवा पीढ़ी का जो, जैसे ही आप जैसे किसी का विवाह होता है, क्या बोलते हैं, एंजॉय करो अपनी लाइफ।
तो मैं तो एक नियम बना लिया है, जिनका भी विवाह होता है मैं उनको बोलूँ कि देखो, असली बात करूंगा, ये अब जिम्मेदारी का फेज शुरू हो रहा है, एंजॉयमेंट का फेज है ही नहीं। गलत सलाह दे दी तो समाज में क्या बैठ गया कि मतलब विवाह करना मतलब एंजॉयमेंट, तो वो एंजॉयमेंट से कनेक्ट हो गया। जबकि अब तो आगे जाके और सारी जिम्मेदारियां आनी, तो वो एंजॉयमेंट का फेज समझ लिया उसको। ठीक है, आप मतलब प्रसन्न चित्त रह सकते हैं आप, अच्छा है उसको, पर वो एंजॉयमेंट अगर उसको मान लिया तो वो गलत इंटरप्रिटेशन चला गया समझ। तो वो अध्यात्म का जो जो गृहस्थ का जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट ही हिल गया। वहां पे था कि मतलब आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो अपने अध्यात्म के मार्ग में ही चलते रहते हैं। जैसे जो बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है, तो अगर कोई ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में आता है तो उससे बाहर भी उसको निकलना है। ये एक तरह से टनल है, इस टनल में अगर आप जा रहे हैं अंदर तो बाहर भी आना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी का एक बहुत अच्छा वीडियो था कि गति का लाभ तभी है जब वो गंतव्य तक पहुंचा है। तो अभी हम बस बस गति में ही रहना चाहते, तो ये आध्यात्मिक पक्ष की गृहस्थी के आगे भी जाना है। तो गृहस्थी में हम निकल जा रहे हैं तो बाहर भी निकलना है। तो आप आध्यात्मिक पक्ष जब व्यक्ति को ध्यान में रहता है तो वो आसक्ति नहीं होगी। तो फिर वो बच्चे कैसे आता है, तो ओवर्ट लिबरल नहीं होगा या ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हो जाएगा। तो एक समत्व बुद्धि का जो गीता में भी आता है, मध्य मार्ग से वो चल पाएगा। और बालक हमने उसको बनाया नहीं है, वो हमारे मार्ग से वो आया है। अपने अपनी पुस्तक की सबसे अंतिम पार्ट है जो चैप्टर, उसमें आप बोलते हैं पेरेंटिंग इज द साधना। हाँ, इसको आप थोड़ा एलिब्रेट कीजिए। हाँ, तो जैसे साधना इसलिए कि जैसे हर व्यक्ति के लिए निवृत्ति मार्ग नहीं है जी। तो अब जिस व्यक्ति को प्रवृत्ति मार्ग में जाना ही है, मतलब यानी सांसारिक जीवन में जीना जाना है, है। तो वो जाए, बिल्कुल जाए, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी, अपना जो भी जीविका उपार्जन के मार्ग प्रशस्त कर लिए उसने, फिर वो विवाह करे, गृहस्थ, तो गृहस्थ आश्रम में जाए। तो ये नहीं समझे कि ये कोई मतलब बस एंड है। अच्छा, ये पूर्व निर्धारित होता है या व्यक्ति चूज करता है, मतलब उसको किस आश्रम में जाना है? नहीं, ये व्यक्ति के, देखिए अपने शास्त्रों में कर्म स्वातंत्र तो है, हाँ। कि मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है। अब प्रारब्ध के अनुरूप उसके साथ कुछ घटनाएं घट सकती है, लेकिन हम प्रोग्राम नहीं है। हमारे पास वर्तमान में, अब मान लीजिए प्रारब्ध बहुत खराब है तो वर्तमान में पुरुषार्थ करके उसको ठीक भी करा जा सकता है, उससे पार पाया जा सकता है। और वर्तमान और प्रारब्ध बहुत अच्छा है, बहुत सुख है और पुण्य अर्जित कर रखे, लेकिन व्यक्ति के पास ऑप्शन है, उसको सब खत्म भी कर सकता है। तो जैसे विरासत में किसी को 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो उस 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करके, उससे बिजनेस करके वो 1 के 10 करोड़ भी कर सकता है, और उन 1 करोड़ रुपए को वो बर्बाद भी कर सकता है। वो व्यक्ति के पास जो है एक तरह से चॉइस होती है। तो ऐसे ही जीवन के हर भाग में वो चॉइस तो अवेलेबल है। हाँ, पेरेंटिंग इज द साधना वाला आप हाँ, लास्ट में बता। जो पेरेंटिंग एज अ साधना इसी से आता है कि मतलब व्यक्ति उस चीज को करे, और कर्म स्वातंत्र्य है, पूरी उसके पास चॉइस है। तो कोई मतलब व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता निर्भर करता है। हाँ जी। अच्छा, इस पुस्तक को सामान्य व्यक्ति को या परिवार में जो या गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं उनको पढ़ने क्यों चाहिए, क्यों का रीजन आप बता पाएंगे कुछ? ये लिखी इसीलिए गई थी कि हमने कुछ एक पहले कार्य शुरू करा था, एक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो कुछ पेरेंट्स से जोड़ना शुरू किया कि आपको किस तरह की चीज़ें करना पसंद है। तो कई लोगों के प्रश्न थे कि हम अपने बालक के साथ या बालिका के साथ उसको अगर ऐसे संस्कार देना चाहें तो कैसे दें, पूजा पाठ में कैसे कराएं, क्या करें। तो आज की तारीख में जैसे हम एक शुरू में बात कर रहे थे कि कोई पेरेंटिंग के बारे में बताता नहीं। पहले के समय तो क्या है, लोकगीत, लोक कथाओं के माध्यम से संयुक्त परिवार थे, तो देखने में आता था कि हाँ ये एक तरीका है पेरेंटिंग करने का। अब वो लोगों के पास इनफॉर्मल चैनल भी है ही नहीं जहाँ से वो इस बारे में सीख सकें, बात कर सकें। हाँ, वेस्टर्न वे में तो शायद बहुत सारी वीडियोस और वो सब अपलोडेड होंगी, बट शास्त्रीय तौर पर नहीं है। हाँ, अपने इन जनरल जो पेरेंटिंग के साइंसेस, साइकोलॉजी के एंगल से बोले अपने, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप किस तरह से वो करें। कुछ ये जो अच्छे आचरण की जो गीता प्रेस की किताबें आती हैं उनमें इस तरह की बातें आती है कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहें, माता पिता के क्या दायित्व हैं, क्या करें। पर अब वो समस्या ऐसी आ गई ना कि लोगों को उतनी हिंदी भी समझ में नहीं आती।
तो अभी इसलिए इसको शुरू में हमने इंग्लिश में लिखा था कि कई ऐसे माता पिता हैं हाँ जिनका अपनी संस्कृति, अपने परिवार से बहुत एक कनेक्ट ही छूट गया, जी। तो वो एटलीस्ट पहली स्टेप ले सकें। इसलिए उसके कवर पेज में भी हमने ये लिखा था, स्टेप फॉरवर्ड टू द हायर ऑर्डर पर्पस, रियल पर्पस रियल ऑफ ह्यूमन पर्पस लाइफ, ऑफ यू। ह्यूमन लाइफ। हाँ, तो ताकि वो एक शुरू कर सके। कई हैं पेरेंट्स जो ये करना चाहते हैं पर उनको समझ में आता कहाँ से शुरू करें। तो अब कोई अचानक से वेद पढ़ना किसी के लिए संभव नहीं है, किसी के लिए अचानक से गीता, शास्त्र, रामायण पढ़ना संभव नहीं है। तो शुरुआत करने की बात है कि मतलब एक कुछ कदम तो आगे बढ़ाएं। तो उसके उस रीडर के लिए ये बड़ी काम की है। इसका हिंदी अनुवाद भी है? अभी आने वाला है, अभी आया नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा। और उस हिंदी में भी वो आ जाएगा। तो उसका जो मूल ये बात है कि वे शुरू पहला स्टेप व्यक्ति ले सके। तो जो और इसमें कुछ बातें हैं जो मतलब विवाह के पूर्व मतलब व्यक्ति को समझने की, क्योंकि कई चीज़ों की तैयारी है जो विवाह के पूर्व ही शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार ठीक चले, आपके परिवार में बच्चे हैं, ये सब हैं, तो उसके लिए तैयारी शुरू पहले से ऐसे हो जाती है, क्योंकि जो चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उन दोनों का जो मन है वो मन किस तरह का होगा, उनके आचरण किस तरह के होंगे, उससे बालक का पूरा मन मस्तिष्क निर्भर करता है। तो मतलब शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से तो है ही, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि पे ही है। तो पहले लोगों को सिर्फ लगता था कि केवल महिला का जो माता है उसके 9 महीने जब बालक पेट में रहता है उसी समय उनके मन में कैसे विचार और वो सब आते हैं, सिर्फ उसी का प्रभाव पड़ता है। फिर आया कि पहले से भी पड़ता है, और अब तो ये रिसर्च में भी आ गया है कि पुरुष के उससे भी पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा तनाव वाला जीवन जीता है, कुंठा वाला जीवन जीता है, तो पहले से मतलब विवाह के पहले से भी अगर वो वैसा जीवन जीता आया, तो उस तरह का उसका प्रभाव उसके बालक के जीवन में भी पड़ेगा। तो ये तो अब साइंस इस दिशा में जा रहा है, लेकिन अगर अपने धर्मशास्त्र अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उसी प्रकार की वो जो आत्मा है, जो जीव है, वो पुरुष के शरीर में जो प्रवेश करेगी और फिर माता के गर्भ में जाएगी, तो किस प्रकार की आत्मा का वो आह्वान होगा, तो वो हमारे कर्मों से ही निर्भर करता है। तो वो कर्म होंगे वैसे, उस तरह का भोजन, उस तरह के विचार, उस तरह का व्यवहार। तो व्यक्ति, क्योंकि जीवन ऐसा तो हम रिमोट कंट्रोल तो होता नहीं कि अचानक से विवाह के बाद व्यक्ति सुधर जाए और एक अच्छा जीवन जीने लग जाए। तो वो कुछ चीज़ें धीरे धीरे ही हो पाती है, तो एक दिन में नहीं होता। इसलिए कई चीज़ें पहले से, तो अगर वो पहले से उन चीज़ों को समझेंगे, करेंगे, तो खुद के जीवन में भी ठीक। और इसमें इसीलिए माता पिता दोनों का रोल, तो आपसी संबंध का भी बड़ा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। बालक क्या देखता है, एक अभी कई लोग अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इन चीज़ों को समझने लगे हैं। तो जैसे एक यूट्यूब चैनल है पे एक महिला है, वो इसके ऊपर काफ़ी बात करती है। तो उन्होंने एक बार एक बहुत अच्छा उसमें कहा था कि जो फादर होते हैं उनका रोल एक लड़की के जीवन में, एक बेटी के जीवन में क्या है, कि एक मैस्कुलाइन लव क्या होता है जी, जो कि प्योर है। उनके पास उनकी शब्दावली नहीं है, तो कि पिता का सात्विक प्रेम, एक पुरुष का सात्विक प्रेम भी किसी महिला के प्रति हो सकता है, वो लड़की को अपने पिता के अलावा और कहीं नहीं दिख सकता। तो उससे अगर वैसा वो विश्वास दिला सकें बच्चों के जीवन में, तो उनका आगे का जीवन उससे निर्भर करता है। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में साइंस के नाम पे, न्यूरल साइंसेस के नाम पे या साइकोलॉजी के नाम पे धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में निकल के आ रही है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वेस्टर्न साइंसेस में फॉल्सिफाइबिलिटी है, टेस्टेबिलिटी है। आज इन्होंने 10 रिसर्च करी और कहा कि अरे ये पेपर में ऐसा आ रहा है, 50 रिसर्च उसके विरुद्ध भी छाप देंगे। 2 साल बाद बोल देंगे अरे वो तो हमारी रिसर्च गलत थी। ये भी तो होता है। तो ये वेस्टर्न तरीके पेरेंटिंग के, ये आज बोलेंगे कि इस तरह से पेरेंटिंग होनी चाहिए, कल को बोलेंगे इस तरह से होनी चाहिए, परसों बोलेंगे इस तरह से होनी चाहिए। तो व्यक्ति अगर इनके पीछे रहेगा तो वो तो भटकता रहेगा, तो निश्चय आत्मिका नहीं हो पाएगी। तो शास्त्रीय तरीके से लेकिन जब हम करें तो व्यक्ति के मन में वो एक निश्चय आत्मिका बुद्धि आएगी कि क्या है। हमारे दर्शकों के लिए अंत में आप कुछ कहना चाहें? हाँ, बस यही एक बात है कि जितना भी हम प्रयास कर सकें, हम संस्कृति की जो भी चीज़ें पढ़ें, समझें, जानें, उनको धीरे धीरे आचरण में जरूर रखें। तो आप चाहे पेरेंट हो या नहीं हो, जैसा भी हो, बालकों के प्रति या बालिकाओं के प्रति जो हमारी अगली पीढ़ी है
उनके प्रति जो ये चीज़ें आएंगी तो उसका आचरण से बड़ा संबंध है। तो एक तो ये, और दूसरा एक हमने जो एक जीवन बना लिया है। आप देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटे बच्चे से मिलता है 6-7 साल 8 साल का, पहला प्रश्न होता है कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कोई ये नहीं, और कहाँ नौकरी लगेगी। जी ये क्वेश्चन में हमने बच्चे का जीवन बांध दिया। हम पहला प्रश्न ये भी तो पूछ सकते हैं क्या खेलते हो, कौन सी कला में रुचि रखते हो, क्या आगे जाके क्या करना चाहते हो, आगे जाके कौन सा बिजनेस करोगे, आगे जाके देश की सेवा कैसे करोगे, आगे जाके कौन से विषय पढ़ाओगे। तो हम ऐसे हमारी क्वेश्चंस की इन्वेंटरी जो है वो थोड़ी सी बड़ी रखें, तो हर व्यक्ति समाज का निर्माण में योगदान दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।